हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड मच अवेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉड्यूल 2 इन सी एस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 एग्जामिनेशंस, ओल्ड सिलेबस। ठीक है, ओल्ड सिलेबस वाले जो मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मॉड्यूल 2 आप कैसे प्रिपेयर करोगे वो हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे जो आप इश्यूज फेस करते हो या करने वाले हो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। बहुत सारे टिप्स मैं आपको दूंगा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बहुत सारे मैं जजमेंट्स आपको बताऊंगा, कहाँ क्या चीज़ें मैनेजेबल है, कहाँ क्या आप फंस सकते हो। तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो डू एंश्योर कि आप वीडियो पूरा आखिरी तक देखोगे। कोई शॉर्टकट नहीं सर, भले आप स्पीड बढ़ा दो 1.5x पे देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए, मेरी सारे बातें आप सुनिए। ठीक है, चलो तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर आप नए हो, नए खिलाड़ी हो हमारे चैनल पे, तो वन ऑफ द बेस्ट चैनल जो आपको मिलेगा फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स प्रिपरेशन वो मेरा चैनल है। और आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस, टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स, टाइम टू टाइम बहुत सारे टिप्स, ठीक है, बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन्स, ठीक है, हर टाइप का कंटेंट इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलो तो डू एंश्योर कि आप वीडियो लाइक कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और इस पूरे वीडियो में जो भी हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। चलो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकलिटी से कि आपके पास तकरीबन कितना समय है। ठीक है, टाइम अवेलेबिलिटी ही सबसे बड़ा की फैक्टर होता है आपके प्रिपरेशन में। आपको पता ही है, टाइम का अगर कंस्ट्रेंट न होता तो सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते। प्रॉब्लम यही है कि टाइम बहुत लिमिटेड है और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। ठीक है, तो आपके पास आज की डेट में लगभग 160 डेज है, सिर्फ 160 डेज आपके पास है। ठीक है, जुलाई के लगभग आपके पास 18 दिन है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 19 लगभग दिसंबर, 20 दिसंबर। ठीक है, तो लगभग आपके पास 160 डेज है। उसमें से सबसे पहले रिवीजन के लिए आप कट कर लो। ठीक है, हम सिर्फ मॉड्यूल 2 की बात करेंगे, बोथ ग्रुप के हिसाब से मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कंप्लीटली मॉड्यूल 2 में ही हूं। मॉड्यूल 1 में मेरा एक भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इट्स नॉट फेयर फॉर मी कि मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करूं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में वो लोग आपको प्लानिंग करके दे सकते हैं जो उसमें डील करते हैं। ठीक है, तो मैं जहां मेरा एक्सपर्टीज़ है मैं वहीं बात करने का कोशिश करूंगा। तो मॉड्यूल 2 की बात करें तो 30 डेज आपको रिवीजन के लिए कंफर्टेबली रखने चाहिए। 25 डेज में भी काम हो जाता है, 25 डेज में भी काम हो जाता है, बट सेफर साइड आप 30 डेज पूरे के पूरे रख दो। ठीक है, फिर है कि आपको कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ठीक है, लाइफ सबकी प्रॉब्लमैटिक होती है, कुछ ना कुछ इवेंचुअलिटीज होंगी, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। हर रोज एक प्रॉपर रूटीन के साथ आप नहीं पढ़ पाते हो, इतना तो रियल लाइफ, इतना मेच्योरिटी तो आप में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए काफ़ी डेज माइनस कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करने हैं। आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, प्री एग्जाम दोगे, ओडीओपी करोगे। ओडीओपी हो सकता है आपका पहले हो चुका है, ओडीओपी पहले हो चुका है तो फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल 2 का ही अगर आपने प्री एग्जाम पहले दे चुके हो तो फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटर्स को न ओडीओपी देना है फिर से, रिपीटर्स को न फिर से प्री एग्जाम देना है, उनको ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, उनको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना है। ठीक है, क्लियर है, तो वो हो गया। तो अगर आप रिपीटर हो, ऑलरेडी ये सब कर चुके हो, तो ये डेज आप ऐड कर लेना। ठीक है, फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, आपको पता ही होगा दिसंबर अटेम्प्ट में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारी छुट्टियां आप लोगे। संडेज को काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं या बहुत ही नॉमिनल पढ़ाई होती है, संडेज हॉलीडे। ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, तो 10, 12, 15 दिन तो खराब होते ही हैं। ठीक है, बहुत ही रियलिस्टिक मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 10, 12 डेज, 15 डेज बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नेचुरल है और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये मतलब इतना नेचुरल है। ठीक है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 115 यानी 120 आप पकड़ के चलो, राउंड ऑफ 120 डेज मैक्सिमम प्रिपरेशन के लिए। रेगुलर स्टडी जो प्रिपरेशन होती है, कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, उसके लिए आपके पास मैक्सिमम 120 डेज ही है प्रोडक्टिव। ठीक है, तो 120 डेज मतलब लगभग आपका 4 महीने आपके पास है। ठीक है, अब कुछ ड्यू डेट्स वगैरह सब मैं बता देता हूं कि अगर आप दिसंबर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू शुड नो सम बेसिक थिंग्स। तो लेट्स स्टार्ट कि पहले आपका एग्जाम फॉर्म
का लास्ट डेट क्या है, 25 सितंबर लास्ट डेट है, विदाउट लेट फी। ठीक है, ये कब से स्टार्ट होते हैं, 26 अगस्त से स्टार्ट होंगे। 25 अगस्त को जून 23 एग्जाम्स के रिजल्ट आने वाले हैं। 26 अगस्त से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं और 25 अगस्त तक पूरा एक महीना आपको मिलता है। 25 सितंबर तक आप विदाउट लेट फी नॉर्मल जो फीस होती है एग्जाम फॉर्म की उसमें आप भर सकते हो। फिर अगर ये डेट निकल गई तो आप 10 अक्टूबर तक मैक्सिमम विथ लेट फी ऑफ 600 रुपीज आप एग्जाम फॉर्म स्टिल फाइल कर सकते हो। 10 अक्टूबर अगर आपकी डेट निकल गई तो फिर आपका ये अटेम्प्ट भी हाथ से निकल जाएगा, इसके बाद कोई और डेट होती नहीं है। फिर फीस कितनी है सर, सिंगल मॉड्यूल है तो 1200 रुपए, बोथ मॉड्यूल है तो 2400 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं कि जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, उनको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप रिपीटर हो और आपने दिल से पढ़ाई करके एग्जाम दी थी, जिन्होंने पढ़ाई नहीं था तो उनको पता है कि वो जीरो ही है, ठीक है, उनको फ्रेश पढ़ाई करनी है। ठीक है, जिनकी पढ़ाई हुई नहीं थी 10-20% या लेस देन 50% पढ़ाई करके उन्होंने ऐसे एग्जाम दिए हैं, वो फ्रेशर ही मान सकते हैं अपने आप को। पर जिन्होंने 70-80% सिलेबस कवर किया था, 4-5 महीने की प्रिपरेशन की थी और प्रॉपर पढ़ के आपने अगर एग्जाम दिया है तो आप रिपीटर माने जाओगे। ठीक है, तो आप फिर से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको अपने आप को पहले फिक्स करना पड़ेगा कि आप एक बार नॉर्मल तरीके से पढ़ के आप एग्जाम दे चुके हो। अगर आप फिर से नॉर्मल तरीके से ही दोगे तो आपका जो स्कोर है वो लगभग सेम ही रहेगा या थोड़ा बहुत आप इंप्रूवमेंट करोगे ऑब्वियसली। बट अगर आप बहुत ही साइजेबल अमाउंट से फेल होने वाले हो, अगर आपने जून 23 एग्जाम दिया होगा और आपको लगता है कि यार मेरा 120 स्कोर आ रहा है, 150 आ रहा है, अब 150 का सीधे 200 पार तो होना बहुत मुश्किल होता है अनलेस आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स करो। प्रॉब्लम एरियाज को अगर आप फिक्स कर लो तो डेफिनेटली 120 से 200 भी जा सकता है, 150 से भी 200 जा सकता है, प्रोवाइडेड यू फिक्स द प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम फिक्स नहीं करोगे तो 10-20 मार्क 25 मार्क से ज़्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते आई ख्याल में। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, पेपर की लेवल क्या आती है, ठीक है, वो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर आप सेम पढ़ाई करोगे, सेम दोगे, 10-20 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं। और अगर आपको साइजेबल इंक्रीज करना है तो आपको एफर्ट्स में भी साइजेबल इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो अगर आप रिपीटर हो तो आप नॉर्मल पढ़ाई मत करो, क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई हो जाएगी, टाइम है, आप बढ़िया जल्दी स्टार्ट कर रहे हो जाएगा, बट प्रॉब्लम फिक्स ही नहीं होगी। आपका माइंडसेट, आपके अजम्पशंस, आपका कवरेज, वो चीज़ें भी तो चेंज होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई आपको बोलेगा नहीं, आप तो सेम कॉपी पेस्ट करोगे, सेम प्रिपरेशन करोगे, सेम चैप्टर जो पहले छोड़े थे वो आप फिर से छोड़ दोगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी थी आप फिर से नहीं दोगे। आपने केस स्टडी का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था आप फिर से नहीं करोगे। तो आप वही गलतियां करोगे, क्योंकि वो गलतियां हैं, आपको किसी ने बताया ही नहीं है, आपने खुद भी कभी आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो आप सेम गलतियां नेचुरली रिपीट कर दोगे और फिर वो प्रॉब्लम फिर से रहेगी जो पिछले अटेम्प्ट में आपने फेस की होगी। क्लियर है? तो इसीलिए आपको रीजंस पे फोकस करना चाहिए कि अगर आपने अटेम्प्ट दिया है और अगर आपका स्कोर कम आ रहा है 120, 130, 140, 150, 160, इस रेंज में अगर आपका मार्किंग है, मतलब आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर आप 180, 190 तक पहुंच गए हो और 10-20 मार्क्स से फेल हुए हो तो वो लक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, बट आप डिजर्विंग हो, इतना मैं कह सकता हूं। जो बंदा 160, 180 तक पहुंच गया है, मतलब उसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है जो आप इतने आसानी से आइडेंटिफाई कर लो। आपने अगर 40-45 हर सब्जेक्ट में लिए हैं तो आपने प्रिपरेशन तो अच्छी की है, ठीक है, कंसेप्ट्स हैं, बस थोड़ा पॉलिशिंग, थोड़ा वही प्रॉब्लम एरियाज अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं और आप उस पर वर्क कर लेते हो तो 5-5, 10-10 मार्क आप बढ़ा के आराम से पास हो सकते हो। क्लियर है क्या? तो आपको क्लियर है, जो 160 या उससे नीचे है आपको रीजन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। रीजन आइडेंटिफाई करने के अलावा मेरे ख्याल से कोई और तरीका नहीं हो सकता स्टार्ट करने का। ठीक है, फिर उसको आप कवर अप करने की कोशिश करो। कुछ समय आप सिर्फ उसको कवर अप करने के लिए दो। जैसे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? 2-4 चैप्टर पूरा छोड़ दिया था, टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, केस स्टडी का एक भी राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं किया, SLCM जैसे आपका आता ही पूरा केस स्टडी बेस्ड है, आधे से ज्यादा पेपर केस स्टडी बेस्ड है, आपने केस स्टडी कैसे लिखनी है, क्या करनी है, कुछ प्रैक्टिस ही नहीं किए, तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। फिर CMA FM में काफ़ी लोग प्रैक्टिकल छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको वो भी कवर करना पड़ेगा। तो ये ऐसे जो मेजर रीजंस हैं, मेजर फ्लॉज हैं, ये आपको बैठ के आइडेंटिफाई करने हैं।
अपने आप को बस कन्विंस करना है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है, बस ये अपने इंटरनल बातें हैं, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बताना है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, ये चीज़ करनी चाहिए थी पर मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, या जो भी है रीज़न आपको बेटर पता है, बस आप उसको कैसे कवर करोगे, उसको कैसे ओवरकम करोगे, ये इस पे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। क्लियर है क्या? तो एक आध महीना आप इसके लिए रखो, जो भी आपने नहीं किया है वो करो, कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिकल्स कवर करो, केस स्टडीज़ कैसे आंसर करनी होती हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस छोड़ दिए थे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ो, टाइप वाइज प्रैक्टिकल्स को कवर अप कर लो, ठीक है, बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको भी यूज़ करके अभी भी ये पढ़ाई सब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो आप हटा लो, ठीक है। तो मैंने दिया है देखो लिस्ट कि आपने पूरा सिलेबस ही कवर नहीं किया है, मल्टीपल चैप्टर्स आपके स्किप किए हुए थे, ठीक है, रिविजन्स नहीं कर पाए, तो इस अटेम्प्ट में आप क्या कर सकते हो, जल्दी पढ़ाई कंप्लीट कर लो और थोड़ा ज्यादा समय रखो रिविजन्स के लिए ताकि आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओ। 30 डेज जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपको 30 डेज भी कम लगते हैं, हो सकता है आपके रिविजन की स्पीड कम है, काफी बच्चों का ये भी मैंने देखा है, मेरे लेक्चर बायस से मैं बातचीत करते रहता हूँ व्हाट्सएप पे, तो मुझे पता चला कि काफ़ी बच्चों की स्पीड बहुत कम है, जो स्पीड हम अज्यूम करते हैं उससे थोड़ी स्पीड उनकी कम है। हमारे हिसाब से एक सब्जेक्ट आप 2 या 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो, फुल डे दे के 2 से 3 दिन में एक फुल सब्जेक्ट आखिरी समय में रिवाइज हो जाता है, डिसेंट, 100% तो हो ही नहीं पाता, डिसेंट लेवल पे आप उसको कॉन्फिडेंस लेवल अचीव करने के लिए आप उतना रिविजन कर सकते हो। बट कुछ लोग 7 दिन 8 दिन लगाते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप टाइम ज्यादा रखो, जहां 30 डेज में आपको कह रहा हूं वहां 45 डेज रख लो, वो आप कर सकते हो, 45 डेज रखो, पहली दूसरी जो रिवीजन है उसमें आप भले ज्यादा समय दो, धीरे धीरे टाइम कम करो, तो आप बफर थोड़ा सा रिवीजन का बढ़ा लो, अगर आपको लगता है, आपको पता है कि आपकी रिवीजन की स्पीड थोड़ी स्लो है। फिर है कि अगर आपने प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो आप 15-20 डेज आखिरी में नवंबर मंथ में कहीं 15-20 डेज प्योरली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दे दो, या आप साइड में 2-3 घंटे दे दो, भाई नवंबर मंथ में साइड में मैं 2-3 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, या रिटन पेपर्स का ही करो, एमसीक्यू में क्या राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ईबीसीएल और एसएलसीएम में आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, 2 घंटा नवंबर में उसके लिए ब्लॉक कर दो। फिर है आपने अगर काफी चैप्टर्स ही स्किप किए थे तो आप कवर कर लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको पता ही है, टॉपिक देख के आपको डर लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट में गड़बड़ है, तो आप उसको फिक्स कर लो, लिस्ट बनाओ, बैठ के सब लिस्ट बनाना पड़ेगा। देखो ये सब मेहनत का काम है, काफ़ी लोग ना यूट्यूब पे मतलब टिप्स ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ व्यूज़ लाने के लिए किया जाता है, वो कोई काम की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। जहाँ मेहनत करनी है वहाँ करनी ही पड़ेगी। अगर आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स, मुझे बताओ, अगर हर चैप्टर में आपके 3-4 टॉपिक्स भी कंसेप्चुअली क्लियर नहीं है, सोचो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। हर चैप्टर में 2-3 पूरे फुल टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, तो आपका पेपर तो कभी भी बिगड़ सकता है, आप मतलब लक फैक्टर के भरोसे जा रहे हो। आपको हर चैप्टर के हर जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो सबकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। स्पेशली आप देखो ईबीसीएल देख लो, एसएलसीएम देख लो, डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पेपर आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करो, कवरेज पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करो, बैठ के आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसमें मैं बता रहा हूं कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही को पता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, तो इसलिए आप ही को बनानी पड़ेगी। कोई और टीचर आके आपको कैसे लिस्ट बना के देगा? साथ में बैठ के पढ़ा था क्या आपने? नहीं ना, मुझे क्या पता आपका क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो बैठ के आपको फिक्स करना है, एक आध दिन पूरा दे देना है, पर ये बहुत हेल्प करेगा। पूरे 3-4 महीने की जो प्रिपरेशन आप करोगे उसमें ये बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और फिर एक फियर भी होता है कि आपको डर है कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो ये भी आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। क्यों आपके अंदर ये फियर भरा पड़ा है, ये आपको फिक्स करना पड़ेगा, बैठ के मेंटली सोचना पड़ेगा कि ये डर आपको क्यों लगता है। हो सकता है पहले आपसे कुछ आपके साथ हुआ है कि भाई पेपर आपको शॉक कर गया, आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, या आपका पेपर बिगड़ गया, या आपने आधे पेपर देके ही अटेम्प्ट स्किप कर दिया। पास्ट में ऐसे आपसे हुआ होगा, इसलिए वो डर बैठ गया होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन से, अपनी प्लानिंग से उसको ओवरकम कर सकते हो। अगर आप
प्रॉपर देखो कि यार देखो इतना सिलेबस है, इस बार मेरा कवर हो चुका है। मतलब आपको उस समय को और आज के समय को कंपेयर करना पड़ेगा कि उस वक्त क्यों पेपर बिगड़ा था, अब वो फिर से क्यों नहीं हो सकता। ये जब तक आपके माइंड में क्लियर नहीं है वो फियर जाएगा नहीं। तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा अपने आप को कि मैं इस बार ऐसा मतलब मेरे साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, मैंने ये सब जो आपने अगर सारे टिक्स मार लिए हैं तो फिर आपका पेपर क्यों बिगड़ेगा भाई, देयर इज नो रीजन। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपका वो फियर कम होते जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कि एक बार आपका अगर वीकनेस सारा कवर हो गया है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट थोड़ा सा फील करोगे कि नहीं इस अटेम्प्ट में मैं पास हो सकता हूं, ये होप आपके मन में आ जाएगी। और फिर आप नॉर्मल रिवीजन जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हो, आप सीधे रिवीजन पे आ सकते हो, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, तो आप डायरेक्टली रिवीजन्स पे आ सकते हो, क्योंकि आपने सारे रिमेनिंग चैप्टर जो आपके थे वो आपने कवर अप कर लिए होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर ली होगी, प्रैक्टिकल छोड़े थे तो प्रैक्टिकल कवर कर लिए होंगे, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी वो भी आपकी कवर अप हो गई है। तो अब आप नॉर्मल रेगुलर रिवीजन कर सकते हो, और प्रेफरेबली आप फर्स्ट रिवीजन को थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो। डिटेल्ड में फर्स्ट रिवीजन थोड़ी डिटेल्ड कर लो, फिर सेकंड थर्ड रिवीजन आप नॉर्मल रिवीजन की तरह करो, जहां पे आप फिक्स टाइम में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करो। क्लियर है। फिर है आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि आपको कब तक आपका रेगुलर स्टडी कंप्लीट करना है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार दे रहे हैं मॉड्यूल 2, काफी बच्चे होंगे मॉड्यूल 2 पहली बार दे रहे हैं, तो ये उनके लिए कट ऑफ है कि आपको मिड नवंबर 2023 तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब 1 महीना मिनिमम रिवीजन के लिए छोड़ना है। तो जो फर्स्ट टाइम मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, जिनकी पढ़ाई अभी अभी स्टार्ट हुई है, थोड़ी बहुत चालू हो गई होगी, थोड़े बहुत चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे, तो उनको मिड नवंबर तक कंप्लीट कर लेना है। 15 नवंबर तक कंप्लीट कर लो, ताकि 15 नवंबर से 20 दिसंबर लगभग 1 महीना आपके पास हाथ में होना चाहिए रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, और बोथ मॉड्यूल है तो 2 महीने आपको छोड़ने पड़ेंगे, तो आप मिड अक्टूबर तक कंप्लीट करने का टारगेट रख सकते हो। बट टारगेट जरूर रखना, बिना टारगेट जो करते हैं ना उनसे कोई चीज होती नहीं। ठीक है, अपने आप चीजें नहीं होती हैं, आपको टारगेट रख के उसको अचीव करना पड़ता है। अब कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड शेड्यूल भी मैं आपको आखिरी में दूंगा, आप टेंशन मत लो, पहले आप सारी बातें मेरी समझ लो, उसके बाद हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि लोग स्टडी शेड्यूल ही नहीं बनाते, मतलब ऊपर ऊपर से सिर्फ विजन बना लेते हैं कि मैं ऐसा 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 करूंगा, उसको लिखते नहीं है। लिखना चालू कर दो, कि लिखा हुआ होगा तो आपका ध्यान जाएगा, वो प्रोसेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है अगर आप चीज़ें लिखते हो, और वो रोज आप टिक करोगे ना कि हाँ ये हुआ आज मैंने, जितना आप अचीव कर पाओगे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और लिखने से ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर शेड्यूल बनाओ। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, बिना शेड्यूल बिना प्लानिंग ऐसे ही आप पास कर जाओगे, ठीक है, इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप प्रॉपर स्टडी शेड्यूल आपको बनाना है, और जितना उसको प्रैक्टिकल बनाओ, आप अपने आप को समझो, इसमें आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि आप सुबह जल्दी उठते हो या आप लेट लतीफ़ हो, रात को लेट पढ़ते हो, ब्रेक्स आपको लगते हैं नहीं लगते हैं, आपके क्या और शौक हैं, या घर के कुछ कमिटमेंट्स हैं, फैमिली कमिटमेंट्स हैं, घर के कुछ काम आपको करने पड़ते हैं, ऑफिस के या जो आपके पापा के कुछ बिजनेस के आपको काम करने पड़ते हैं, व्हाटएवर जो भी कमिटमेंट्स हैं उसको उसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तो आप ही को पता है कि आपके क्या कमिटमेंट्स हैं, तो वो आप ही को बैठ के पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, जो आप रियल लाइफ में अचीव कर पाओ। सिंगल मॉड्यूल है तो मेरे हिसाब से 7-8 आवर्स सफिशिएंट है, बाद में ग्रेजुअली वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करना। अभी 6-7 घंटे भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डिसेंट है, डिसेंट है। सीधे 10-12 घंटे का मत सोचना, डिमोटिवेट हो जाओगे। भले आप और नीचे से स्टार्ट कर सकते हो, 4 घंटे से स्टार्ट करो, 5 घंटे से, जितना मतलब लोएस्ट नंबर से आप स्टार्ट कर लो, पर ग्रेजुअली उसको बढ़ाने का टारगेट आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और ग्रेजुअली आपको 7-8 आवर्स के शेड्यूल पे जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। क्लियर है, तो रैंडम स्टडी आपको नहीं करना है, अपने मूड के हिसाब से, मौसम अच्छा है चलो घूम के आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा काम नहीं चलेगा। दोस्त का फोन आ गया है, पिक्चर देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, मौसम बढ़िया है, पकोड़े खाने जाते हैं, कुछ भी कॉफ़ी पीने चलते हैं, ठीक है, या उधर टेकड़ी चलते हैं, ठीक है, तो ये सब आप रैंडमली चीज़ें नहीं कर सकते। कर सकते हो लेकिन फिर उसको कवर अप करने की भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए।
कि अगर यहाँ मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो मैं दिन का कौन सा टाइम फ्री करके उसमें कवर अप करूंगा, इसकी भी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टडी शेड्यूल जैसे मैंने आपको बताया 7 to 8 आवर्स का आपका होना चाहिए। इफेक्टिव प्रोडक्टिव स्टडी, ठीक है, सुबह आप जल्दी उठते हो तो 2-2 घंटे के स्लॉट में मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप एक बार बैठ रहे हो पढ़ने के लिए 2 घंटे एट ए टाइम आपको पढ़ना चाहिए। बीच में आप ब्रेक्स ले सकते हो छोटे, पानी पीने के लिए, कुछ चाय पीने के लिए, थोड़ा सा एक आध 2 गाने सुन लिए, ठीक है, हल्का फुल्का ऐसा माइनर छोटे छोटे 10 मिनट्स के ब्रेक्स आप ले सकते हो। पर एट अ स्ट्रेच अगर आप बैठ रहे हो 2 घंटे एटलीस्ट आप पढ़ लो, ठीक है, और फिर थोड़े बड़े ब्रेक्स लो, कुछ खाना खा लिया या कहीं कुछ काम कर लिया, आधे पौन घंटे के ब्रेक्स, ठीक है, वैसे आप कर सकते हो, या कोई काम निपटा लिया, ठीक है। तो आप 2-2 घंटे के अगर आप 4 सिटिंग कर लो तो आपके 8 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। 2-2 घंटे के 4 सिटिंग्स आप स्टडी के कर लो, तो शेड्यूल आप अपने हिसाब से इसलिए बना सकते हो। भाई सुबह उठे तो 1-2 घंटे का सिटिंग हो गया, फिर दोपहर में मतलब आफ्टरनून तक 2 हो जाना चाहिए, फिर आप भले दोपहर में सो भी सकते हो, और फिर इवनिंग और एक रात को आप ऐसे रख सकते हो। तो टोटल 8 आवर्स मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे 2-2 घंटे के 4 स्लॉट्स डिसाइड करके कोशिश करो कि बस पूरा फोकस उस 8 घंटे में आपको लगा देना है। बाकी सारे काम भी करते जाओ तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ब्रेक में आप मोबाइल भी देख लो, गाने भी सुन लो, दोस्तों से भी बात कर लो, ठीक है, सब घर के भी कुछ काम निपटा लो। बस जब वो 2 घंटे आप बैठ रहे हो सब चीज़ें साइड में रख के आपको करना है। मोबाइल बिल्कुल साइड में साइलेंट पे रख के अलग से कर देना है, तो ही आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। पढ़ाई का बहाना बना के मोबाइल पिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें पहले देख लो, कर लो। पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले जो आप चीज़ पढ़ रहे हो उसका सारा मटेरियल सामने रखो। कोई भी चीज़ के लिए मोबाइल उठाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आप स्टडी शेड्यूल अच्छे से आप बना लो, ठीक है। 2-2 घंटे के 4 स्लॉट, सिंपल। फिर काफ़ी लोग रिवीजन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बहुत आखिरी तक सिलेबस चलते रहता है, उनको लगता है हो जाएगा। पर आपको भी अब पता चल गया होगा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेगुलर स्टडी भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रिवीजन ही नहीं कर पाए तो वहाँ चीज़ें रिकॉल ही नहीं होती। वहाँ रिकॉल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सफिशिएंट टाइम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर है कि आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, और सफिशिएंट टाइम आप रखो रिविजन्स के लिए, और एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ब्लंडर्स करते हैं, 600 700 पेज के नोट्स लेके बैठे हैं और वो रिविजन कर रहे हैं, और उनको लगता है कि 2 से 3 दिन में वो रिवाइज कर लेंगे। तो थोड़ा अनरियलिस्टिक है मेरे हिसाब से। मैं भी आज लेके बैठूं कोई ऐसा मटेरियल जो 600-700 पेजेस का है, वो 2 दिन में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई चांस नहीं। भले आपने कितने भी वो कट किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, ठीक है, वो नहीं हो पाता। मन में वो प्रेशर रह जाता है 600-700 पेजेस का। तो कोशिश करो कि रिविजन नोट्स आपके पास होनी चाहिए, खुद बनाई हो या किसी टीचर ने आपको दी हो, आपके दोस्त ने दी हो, व्हाटएवर। अच्छे नोट्स हैं जिन पे आपको भरोसा है, जो आपने क्रॉस चेक किए हैं फॉर कवरेज, फॉर प्रॉपर लैंग्वेज, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बट शॉर्टर वर्जन ऑफ नोट्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे। रिविजन नहीं करनी है, रिविजन्स एस लगा हुआ है आगे, समझ रहे हो क्या? रिविजन एस यानी नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा होनी चाहिए। एक रिविजन नहीं करनी है, कम से कम 3, 4, 5 रिविजन्स भी आपको करनी पढ़ सकती है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका मटेरियल रेगुलर मटेरियल से एटलीस्ट आधा है, 50% है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप एलिमिनेट कर लो, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट सब एलिमिनेट कर दो। इंट्रोडक्शन पे तो क्वेश्चन आते नहीं है, और इंट्रो तो आपको याद रहता ही है भाई, हर चैप्टर काय के बारे में है, इंट्रो तो चाहते तो हर चीज़ का इंट्रो आप कट कर सकते हो। ऐसे धीरे धीरे आपको शॉर्टन करना है नोट्स को शॉर्टन करना है। आए ख्याल में? अननेसेसरी पैराग्राफ्स हैं, कुछ ऐसा पैराग्राफ है जिसपे कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। रिवीजन नोट्स इज ऑल अबाउट एग्जाम ओरिएंटेशन। जब आप रेगुलर नोट से पढ़ रहे हो, आप समझने के लिए पढ़ रहे हो, आप समझ चुके हो अब सब, अब उसको कन्वर्ट करो इनटू एग्जाम नोट्स। तो एग्जाम में क्या रेलिवेंट है, क्या चीज़ें एग्जाम में नहीं आ सकती हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न ही ऐसा है, तो आप चीज़ें एलिमिनेट करते जाओ, इंट्रो पार्ट्स कट करते जाओ। जो चीज़ें आपको बाय हार्ट याद हैं, जो आपको लगता है कि चलो इतना तो मुझे याद आएगा ही आएगा, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, समझ रहे हो, इतने बेसिक पॉइंट आप कट कर सकते हो, क्योंकि इतना आपको याद आ जाएगा, तो वो भी आप एलिमिनेट करते जाओ।
तो जाके आप 250-300 पेज के बढ़िया रिवीजन नोट्स आप ले लोगे, मतलब कन्वर्ट कर लोगे, और फिर आप वो 3-4 बार डेफिनेटली पढ़ सकते हो विथ फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स होना जरूरी है। फिर आपका एग्जाम रिटन पेपर है भाई, 2 पेपर्स आपके रिटन है, 2 एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू पेपर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूरी है। उनके फुल पेपर्स प्रॉपर जैसा पेपर पैटर्न होता है उस लेवल की डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स आपको सॉल्व करना जरूरी है। रिटन पेपर्स हैं तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने आपको बताया, केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चन आते हैं तो केस स्टडी की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, और एमसीक्यू पेपर्स के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस या फुल क्वेश्चंस भी आप एमसीक्यू पेपर्स के लिए सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आएगी और आप पेपर में भी फिर आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, और स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो 10-15 मार्क तो आपके पेपर ऐसे ही छूट जाएंगे। 10-15 मार्क का पेपर, हर पेपर आपका छूट जाएगा अगर आपकी स्पीड नहीं है तो, और स्पीड आने में थोड़ा सा समय लगता है, तो स्पीड पे भी साइड बाय साइड काम कर लो, कि पेपर्स लेंदी भी आते हैं, पेपर्स लेंदी भी आते हैं। आपको सब आता होगा बट स्टिल आप लिख नहीं पाओगे बिकॉज आपकी स्पीड स्लो है। तो स्पीड पे भी आपको ग्रेजुअली साइड बाय साइड काम करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करते जानी है। फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी आपको लास्ट में देनी है, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपकी स्पीड कैसी है। ठीक है, फिर है स्कोर टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, आपका कवरेज कितना होगा, आप कितने रिविजन्स करोगे, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप उस सब्जेक्ट में टारगेट कितना रख रहे हो। अब हर पेपर में आप 60 नहीं ला सकते, बच्चों वाली बातें तो मैं नहीं करूंगा ना। हर पेपर में 60 ला सकते हो आप, सोच के देखो, हर पेपर में 60 लाना मुश्किल है ना। इसीलिए टारगेटेड स्कोर जरूरी है। कहां आप टारगेट करना चाहते हो, जो आपको इजी लगते हैं, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो उसका आप स्कोर ज्यादा रख सकते हो, 70-80 भी रख सकते हो। और फिर जो आपके सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, टफ आते हैं, पूरे सॉल्व नहीं हो पाते, कोई ना कोई 1-2 सब्जेक्ट होंगे जिनसे आपको डर लगता होगा, तो उनका स्कोर हल्का सा कम कर दो, ताकि आप थोड़ा सा फ्री हो जाओ, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए, और हल्का हल्का फिर आप कवरेज में भी थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हो कि चलो मुझे किसी सब्जेक्ट में अगर 45-50 मार्क्स चाहिए, तो मैं हल्के फुल्के टॉपिक्स, कुछ एकाध दुक्कड़ टॉपिक्स में स्किप भी कर सकता हूँ। स्किप करने का जो थोड़ा सा एक पावर है ना, वो आपको मिल जाता है। अगर आप 60 के ऊपर का टारगेट रख रहे हो, फिर आप कैसे स्किप कर सकते हो? आप कुछ भी स्किप नहीं कर पाओगे, आपको तो ऑलमोस्ट सारी चीजें ही पूरी कवर करनी पड़ेगी, और हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से आप कवर नहीं कर पाओगे। ये बहुत फैक्ट है जो आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा। तो टारगेट के हिसाब से आप पढ़ो, जहां 60 या 60 से ज्यादा आपका स्कोर का टारगेट है, वो सब्जेक्ट्स को आप पूरा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा कवर करो मॉड्यूल के थ्रू। और जहां आपके 45-50 का टारगेट है, वहां आप छोटे छोटे टॉपिक्स, कुछ कुछ जो आपको टफ लग रहे हैं, टाइम देने के बाद भी जम नहीं रहे हैं, तो वो आप वहां लीनियंसी लेके कुछ कुछ चीजें स्किप कर सकते हो। क्लियर है? तो आप कवरेज और पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, आपके एफर्ट्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हो एज पर द टारगेट। फिर कोई भी फुल चैप्टर आपको अवॉइड करना चाहिए, स्किप करना, कि आपको पेपर सरप्राइज कर सकता है। तो सर हम स्किप क्या कर सकते हैं? आप सिंगल टॉपिक स्किप कर सकते हो। भाई कोई एक कंसेप्ट है, बहुत टफ है, डेरिवेटिव है, कोई टाइप ऑफ डेरिवेटिव है, नहीं पल्ले पड़ रहा है, आप ऐसा सिंगल टॉपिक कंसेप्ट स्किप कर सकते हो। कोई एक सिंगल टाइप ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। फुल कोई भी चीज आपको स्किप नहीं करनी है। यू कैन नॉट स्किप एनी चैप्टर इन टोटलिटी। अवॉइड सच थॉट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग। यू हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, स्किप करना ही है तो आप इंडिविजुअल टॉपिक जो आपको टफ लग रहे हैं, नहीं जम रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट देने के बाद भी, तो वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, और सारे 5 पेपर कवर करने हैं, सारे के सारे। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस है, आपका जो 2018 का जो सिलेबस है, उसके आपको पूरे 5 पेपर कवर करने हैं। ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये आपको अब तक पता चल चुका होगा कि सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट बहुत रेयर होता होगा, पूरे पेपर में एक आध गलती से होता होगा, बट आप बहुत ज्यादा उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। बट सेम टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए 5 पेपर कवर करना, डिफिकल्टी लेवल का एक अंदाजा भी आपको आ जाता है, और एटलीस्ट आपको 1 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है एज पर द पेपर पैटर्न ऑफ द इंस्टीट्यूट। सेम लेंथ, सेम डिफिकल्टी लेवल के पेपर्स आपको मिनिमम 1 हर सब्जेक्ट का आपको देना है। ठीक है, और आप ज्यादा दे पाओ तो और अच्छी बात है। ठीक है, मॉड्यूल भी आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, जब आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो,
आपको मॉड्यूल को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी है और रिवीजन में फिर आप रिवीजन नोट्स पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, रेगुलर स्टडी कर रहे हो, मॉड्यूल को कवर करने की पूरी 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 कोशिश करनी है, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और फिर है कि हो सकता है, वही मैं कह रहा हूं, 100% मॉड्यूल कवर करना थोड़ा मुश्किल है, खासकर लॉ सब्जेक्ट्स। जैसे अगर आप कंपनी लॉ मॉड्यूल 1 की बात करोगे तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बहुत लेंदी हैं, जैसे टैक्सेशन है, बहुत लेंदी है। मॉड्यूल 100% कवर करना मतलब बहुत मुश्किल है, उतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन जहां जहां छोटे स्टडी मटेरियल हैं, जैसे सिक्योरिटी लॉ का आप देखोगे 550 पेज का ही है, वो फुल कवर हो सकता है। CMA FMB काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 90% तो आप कवर कर ही सकते हो। EBCL भी आई थिंक 80-90% तो आराम से कवर हो जाता है। 80-90% डिसेंट है, 80-90% डिसेंट है, उससे कम नहीं जाना है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। ICSI मॉड्यूल को डेफिनेटली आपको कवर करना ही है, ठीक है। और फिर है सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दो, टाइम वाइज, एफर्ट्स वाइज, ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको पास होना है। मिनिमम 40 मार्क्स तो सब में चाहिए ना। ऐसा ना हो कि आप किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, वहाँ 70-80 आ गए और एक आध सब्जेक्ट में फिर 40 से नीचे आ गए, पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ग्रुप पास नहीं हो पाओगे, एग्रीगेट में फेल हो जाओगे। तो एटलीस्ट इतना टाइम तो हर सब्जेक्ट को दो कि उसमें 40 आप पार कर जाओ। 40 के वांदे कोई भी सब्जेक्ट में नहीं होने चाहिए, क्लियर है। तो वो है, यू हैव टू पास ऑल सब्जेक्ट्स, और कोई भी सब्जेक्ट को निगलेक्ट मत करना कोई भी रीजन से। टफ लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, छोड़ दिया, साइड हो गया, 40 भी नहीं ला पाए तो गए आप काम से। फिर जो आपको इंटरेस्ट लगता है वहाँ 70-80 ला के भी फायदा नहीं है, आए ख्याल में। तो आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको, ठीक है, हर सब्जेक्ट में ये करना है। फिर है कि आपको MCQ में सारे टाइप कवर करने हैं, ठीक है। टाइप वाइज मैं काफ़ी बार बातचीत कर चुका हूँ, सब्जेक्ट लेवल पे भी बहुत सारे मेरे गाइडेंस वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें मैंने टाइप की लिस्ट भी पूरी दी हुई है, आए ख्याल में। तो हर टाइप के MCQ आपको कवर करना है, क्योंकि टाइप छूट गया फिर उस टाइप का आ गया, फिर आपको जमेगा नहीं। टाइप आपको पकड़ में होना चाहिए कि क्या डेटा दिया है, क्या पूछा है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे वहां तक पहुंचते हो, क्या फॉर्मूलेज, क्या कंसेप्ट उसमें लगते हैं, क्या इक्वेशंस लगते हैं। ये ऐसा एक अप्रोच आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए फॉर ईच टाइप ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। फिर आप पूरे प्रैक्टिकल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा ख्याल मन में लाना भी मत। और फिर है कि आप इजी टाइप से स्टार्ट करो। काफ़ी बच्चे हैं जो डर जाते हैं, उनको लगता है नहीं यार प्रैक्टिकल अपने इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, हमारे बस की बात नहीं है। तो आप इजी से स्टार्ट करो। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो एक स्टेप में आंसर आ जाता है। अब वो भी आपको टफ लग रहे हैं तो भाई आईना देख लो एक बार कि आप करना चाहते हो CS के नहीं करना चाहते हो। जिसका एक स्टेप में आंसर आ रहा है उससे भी आप डर रहे हो तो इट्स नॉट अ जेन्युइन फियर, ठीक है, आपने ज़्यादा ही डर बैठा रखा है। एक एक स्टेप वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एक स्टेप में एक फॉर्मूला डाल के सीधे आंसर आ जाता है, वहां से स्टार्ट करो। ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड कर लो, ठीक है, डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस आप मत करो। और फिर है जो रिपीटर्स हैं, आपको अमेंडमेंट्स कवर करके जानी पड़ेगी। आई थिंक सितंबर में या अक्टूबर तक आपके सारे अमेंडमेंट्स आ जाते हैं। इंस्टीट्यूट आपका सप्लीमेंट रिलीज कर देता है सितंबर में, और फिर सारे टीचर्स आपको अमेंडमेंट्स भी यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स भी आपको याद से कवर करके जाने होंगे, ठीक है। सितंबर में नॉर्मली आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब जो शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, इसमें एक है कि आपका ठीक है, एक है आवर्स जो मैंने आपको बता दिए, 7 to 8 आवर्स प्रोडक्टिव, 7 to 8 आवर्स प्रोडक्टिव। फिर है कि कितने सब्जेक्ट्स, तो इसमें आपके ऊपर है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। आप 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम भी ले सकते हो, या आप चारों सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ो। अगर आप सिंगल मॉड्यूल वाले हो तो आप चारों सब्जेक्ट्स एक साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 4 घंटे ईच, 4 आवर्स पर डे। 4 पढ़ रहे हो तो 2 आवर्स पर डे, ठीक है। आप ऐसा शेड्यूल बना सकते हो। अब एग्जैक्ट टाइम तो आप ही को भरना है, वो मैं नहीं भर सकता आपके लिए। आपका जैसा शेड्यूल है, सुबह जल्दी उठते हो, लेट उठते हो,
रात को पढ़ते हो, वट जो भी प्रोडक्टिव टाइम है आपको पूरे 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे जो आपके मोस्ट प्रोडक्टिव है, जहां आपको कोई घर का काम नहीं होता है, कोई दोस्त का फ़ोन नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम आप सिलेक्ट करो और आप पूरे फोकस के साथ सिर्फ 7 से 8 घंटे पढ़ो। बहुत ज़्यादा होते हैं 7 से 8 घंटे अगर आपने फोकस करके पढ़ा तो, ठीक है। तो ऐसा आप शेड्यूल बना सकते हो, ऐसा आप शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है। और ब्रेक्स रखना और खाना खाने के बाद तुरंत पढ़ने बैठ गए, ठीक है, ऐसे मत रखना, वो प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होगी। आपको हर चीज़ प्लान करके रखनी है। खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत हैवी नहीं खाना है, और खा भी लिया है तो फिर उसके बाद पढ़ने का वो शेड्यूल नहीं होना चाहिए। सफिशिएंट गैप आप रखो ताकि आप फुल एनर्जी के साथ, फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओ। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको यूज करके आप अपना शेड्यूल खुद बना सकते हो, ठीक है। सफिशिएंट ब्रेक्स लेना है, खाने के बाद नहीं पढ़ना है, और प्रॉपर जब भी आपको काम नहीं होते, ज़्यादा आपको कॉल्स नहीं आते, वो सब आपको पता रहता है कि आपको कब कौन डिस्टर्ब करता है, क्या आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये सब आपको पता है। बैठ के बस अपने आप से आपको बातें करनी है, थोड़ा सा ऑनेस्ट बातें करनी है, आपको सब पता रहता है कि आपको क्या चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती है। बस 8 घंटे के लिए वो डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रखना है अपने आप को, आप वो आराम से मैनेज कर लोगे। क्लियर है? चलो, तो 8 घंटे पढ़ाई करना इट्स नॉट अ बिग डील मेरे हिसाब से। 12-13 घंटे पढ़ना है तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है डेली बेसिस पे, बट 7-8 आवर्स इज वेरी वेरी रीजनेबल फॉर कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट, ठीक है। चलो, तो ये आई थिंक सारी बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है। हर बात पे आपको ध्यान देना है, हर बात पे ध्यान देना है। कुछ और टॉपिक आपको लगता है मेरा स्किप हो गया है जो प्रिपरेशन से रिलेटेड है, मॉड्यूल 2 के प्रिपरेशन से रिलेटेड है, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड है। जैसे मेरे सब्जेक्ट्स क्या हैं, कहाँ गया भाई, तो 3 सब्जेक्ट का आप पूछ सकते हो, CMA, FMSM, SLCM, ये 3 सब्जेक्ट्स में मैं डील करता हूँ। इसके बारे में सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ आपका डाउट होगा या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपको डेफिनेटली सेपरेटली गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, यहां तक आप देख चुके हो। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। इतना ज़्यादा फॉलो करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट योर डाउट्स ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।